मॉर्निंग। मैं विकास यादव फ्रॉम विजयनगर फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में सेंस की माइक्रोबायोलॉजी का फार्मास्यूटिकल्स में क्या यूज है उसकी स्टडी इन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली हम करते क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसका एक ओवरव्यू। तो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। Study of microbes are known as microbiology. Study of microbes are known as microbiology. तो माइक्रोब किनको कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से दिखाई ना पड़े, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। जैसे आपके बैक्टीरिया, बुलबुल, एल्गी, ये सब क्या है? बैक्टीरिया होता है माइक्रोब्स। बुलबुल, एल्गी, तमाम फंजाई, कितना है आपके माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी को डिटेल में स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री में करते हैं कि आखिर माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत, उसकी स्टडी की शुरुआत कहाँ से शुरू होता है। तो उसमें हम सबसे पहले जाते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की हम बात करते हैं, इनका ये मत था कि जितने भी इस धरती पे ऑर्गेनिज्म बने वो खुद ब खुद अपने आप पैदा हुए। Theory of spontaneous generation. Theory of spontaneous generation या abiogenesis. ये कॉन्सेप्ट किसका था? एरिस्टोटल का। उनका ये कहना था कि लाइफ की उत्पत्ति जो भी धरती पर हुई है वो नॉन लिविंग, that is known as spontaneous generation, hypothesis concerning abiogenesis by Aristotle. उसके बाद तो इनकी विचारधारा जो थी वो काफी लंबे समय तक समाज में इनकी विचारधारा का इफेक्ट काफी लंबे समय तक पड़ा था। लेकिन बाद में इनकी विचारधारा को चैलेंज करने के लिए तमाम एक्सपेरिमेंट आए और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उसमें सबसे पहले आपका आते हैं फ्रांसिस्को रेड्डी। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एरिस्टोटल की विचारधारा को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन को इन्होंने उसका उन्होंने खंडन किया, उसका उन्होंने विरोध किया। कैसे? उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जाल लिया, मीट का टुकड़ा रखा, ओपन जार था। ओपन जार में कुछ दिनों बाद इस मीट के टुकड़े में कुछ कीट पतंगे पैदा हो गए। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मीट का टुकड़ा लिया लेकिन उसको सील कर दिया। जब सील कर दिया तो ऊपर से कोई भी कीट पतंगा फ्राइज वगैरह इसमें नहीं आता है, तो यहाँ पे कोई जीवन की उत्पत्ति नहीं। तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक कपड़े से इसको ढक दिया, तो फ्लाइज वगैरह बाहर से आए लेकिन कपड़े के अंदर वो घुस नहीं पाए, तो यहाँ भी कीट पतंगों की उत्पत्ति नहीं। इससे क्या साबित हुआ
इससे ये साबित हुआ कि जो ये कहा जाता था कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप हो रही है, वो ऐसा नहीं। प्री प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ ओरिजिनेट करती है। मींस लाइफ ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये किसका कहना था? फ्रांसिस्को रेड्डी का। लेकिन रेड्डी के एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि ये जो सेकंड वाला जार था, सेकंड वाले जार में एयर अंदर नहीं आता, तो एरिस्टोटल को मानने वाले जो लोग उन्होंने ये कहा कि रेड्डी के एक्सपेरिमेंट से सारी बातें क्लियर नहीं होती, क्योंकि जब एयर अंदर आई ही नहीं तो जीवन की उत्पत्ति हो ही नहीं पाएगी। इसलिए इनके एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा वैध करार नहीं दिया। इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट था वेबेरो स्कैलेटली का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया? का एक्सपेरिमेंट ये था कि इसमें इन्होंने मीट लिया, मीट का ब्रॉथ, शोरबा, मीट का ब्रॉथ में शोरबा, इसको उन्होंने बॉयल करने के बाद पहले वाले जार को ओपन रखा तो कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि इस शोरबे में कुछ कीट पतंगे इसमें पैदा हो गए, कुछ में ऑर्गेनिज्म इसमें पैदा हो गए। मींस लाइफ ओरिजिनेटेड। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ब्रोथ को बॉयल किया और उसके बाद उन्होंने ऊपर से टिक्का लगा दिया, उसको ढक दिया, प्रॉपर सील करने के बाद उन्होंने देखा कि इसमें कोई भी लाइफ पैदा नहीं। इससे क्या साबित होता है? अगेन वही, जब इन्होंने दोनों को बॉयल कर दिया तो जितने तेज ऑर्गेनिज्म वो सारे के सारे खत्म हो गए। इसके बाद क्योंकि ये ओपन कंटेनर है, बाहर से कुछ इम्प्योरिटी आई, उसके थ्रू यहाँ पे कुछ कीट पतंगे या कुछ भी माइक्रोब्स यहाँ पे पैदा हुए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली सील कंटेनर था, इस वजह से यहाँ पे कोई माइक्रोब्स पैदा नहीं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, लुई पास्चर। इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इनके एक्सपेरिमेंट ने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज लाया। माइक्रोबायोलॉजी में रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो शुरू हुआ लुई पास्चर के बाद से। जो आज हम लोग देखते हैं कि पास्चराइज्ड मिल्क आती है, उसका कॉन्सेप्ट किसका दिया गया है? लुई पास्चर। लुई पास्चर ने क्या किया? इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन हाइपोथेसिस था कि जीवन की उत्पत्ति अपने आप हो गई है, उस हाइपोथेसिस को टोटली खत्म कर दिया पास्चर के एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या बताया? यूरिया मींस लाइफ ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गन, अपने आप ही। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक फ्लास्क में शोरबा, ब्रॉथ, मीट का शोरबा, इसको उन्होंने काफी देर तक बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इसकी जो गर्दन उसको उन्होंने बकायदा मोड़ दिया, स्वान है। स्वान मतलब जैसे हंस की जैसे गर्दन होती है मुड़ी हुई, ऐसे ही स्वान है फ्लास्क, ऐसे कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? ब्राथ किया, मांस का शोरबा
इसको बॉयल किया और इसकी ट्यूब को ऐसे ट्विस्ट कर दिया। इतना सब करने के बाद कुछ दिनों बाद जब नीचे से बॉयल करना इन्होंने बंद कर दिया, तो बंद करने के कुछ समय, काफी समय बाद इन्होंने ये देखा कि यहां पे माइक्रोब पैदा नहीं, जबकि अगर इसी एक्सपेरिमेंट में अगर इसको गर्दन को मोड़ा ना जाए, गर्दन सीधी है, उस कंडीशन में यहाँ पे माइक्रोब पैदा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा अगर देखा जाए तो लुई पास्चर के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले उन्होंने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में ब्रॉथ लिया, शोरबा, और उसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इसकी गर्दन को ऐसे उन्होंने मोड़ दिया। कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि इस शोरबे के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हुआ, जबकि हवा इस रास्ते से अंदर आ रही है, लेकिन इसके बाद भी माइक्रोब पैदा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एयर तो आई, लेकिन एयर के साथ जो माइक्रोब्स आ रहे थे वो इन घुमावदार जगहों पे रुक गए, वो इस बोतल तक पहुंच नहीं पाए। तो एयर तो आई लेकिन माइक्रोब्स नहीं आए। माइक्रोब्स नहीं आए इसलिए जीवन की, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पैदा नहीं। क्योंकि पहले के एक्सपेरिमेंट में क्या होता था, जैसे इस पैलेंड्री का एक्सपेरिमेंट, वहां हम लोग बॉयल करते थे और बॉयल करने के बाद पूरे के पूरे जार को पैक करते थे। तो जो एरिस्टोटल के मानने वाले थे वो लोग ये कहते थे कि भाई जब आपने जार को पैक कर दिया तो अंदर तो एयर आएगी, जब एयर आएगी नहीं तो जीवन की उत्पत्ति होगी नहीं। लेकिन पास्चर के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि इन्होंने टाइटली पैक कोई चीज नहीं किया, इन्होंने केवल उसकी जो गर्दन थी उसे मोड़ दिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ? एयर तो अंदर गई, लेकिन एयर के साथ जो माइक्रोब्स थे वो इस शोरबे तक पहुंच, वो इस ब्रॉथ, मटन के ब्रॉथ तक या मीट के ब्रॉथ तक वो जो माइक्रोब्स थे वो नहीं जा पाए। तो जब ब्रॉथ तक माइक्रोब्स नहीं जा पाए तो यहाँ पे किसी भी तरीके की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति नहीं। इन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट ये किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया? अगेन वही चीज, ब्रॉथ लिया, ब्रॉथ को नीचे से बॉयल कर दिया। बॉयल करने की बॉइलिंग कॉन्सेप्ट क्या? बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि ब्रॉथ को रखते समय, शोरबे को रखते समय अगर यहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स हो तो किल हो जाए, हीट से माइक्रोब किल जाते हैं। तो शुरुआत में सारे के सारे माइक्रोब यहाँ से किल हो गए। अब इन्होंने इसकी गर्दन को ट्विस्ट नहीं किया, इसकी गर्दन एज इट एकदम सीधी गर्दन। तो क्या देखा कि कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद इस ब्रोथ में माइक्रोब पैदा हो गए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर से एयर भी आई और साथ ही साथ माइक्रोब भी आए। जब दोनों यहाँ आए तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एयर तो आई लेकिन माइक्रोब्स यहाँ पे आकर के रुक गए, यहाँ पे नहीं पहुंचे, इसलिए यहाँ पे माइक्रोब की उत्पत्ति नहीं हुई। तो इस पास्चर के एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों ने ये माना कि हाँ, एरिस्टोटल ने जो बात कही थी वो सही नहीं। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को पूरी तरीके से, काफी तरीके से नकार दिया गया, क्योंकि इससे ये साबित हो रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए कहीं भी, किसी भी जगह पे जीवन की उत्पत्ति के लिए पहले से जीवन चाहिए, तभी जीवन की उत्पत्ति होती है अपने आप में। अगर अपने आप होना होता तो यहाँ भी कुछ माइक्रोब पैदा हो जाती है, या नॉन लिविंग से बचे हुई उत्पत्ति होती तो यहाँ भी वो चीजें हो जाती है। ऐसा नहीं हुआ। तो यहीं से थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को वैलिड करार दिया गया और थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिस्कार्ड, को नकार दिया। अब लुई पास्चर
लुई पाश्चर का लुई पाश्चर को बोला जाता है कि फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान में जो हम माइक्रोब्स का तमाम स्टडी करते हैं उसके जनक, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? लुई पाश्चर। इन्हीं के नाम पे पाश्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है फ्रांस में। इसके अलावा लुई पाश्चर ने आपका जो एंथ्रेक्स की जो वैक्सीन है उसकी भी डिस्कवरी लुई पाश्चर ने किया। इसके अलावा लुई पाश्चर ने रेबीज की जो वैक्सीन, रेबीज की वैक्सीन की डिस्कवरी का श्रेय भी आपको किसको जाता है? लुई पाश्चर को दिया। तो यानी कि चिकित्सा विज्ञान में या माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन करने का जो श्रेय जाता है वो लुई पाश्चर को। इसके बाद अच्छा, लुई पाश्चर का भी कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट दिया टिंडल का नाम हम लोग अक्सर सुनते हैं, टिंडल इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, कोलाइडल सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं वहां पे नाम आता है टिंडल इफेक्ट। लेकिन जो साइंटिस्ट टिंडल ने काफी हद तक लुई पाश्चर के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट, आपको कैसे किया उस बारे में हम पढ़ आगे डिस्कशन करेंगे। टिंडल support of पाश्चर। ठीक है, लुई पाश्चर ने जो भी बातें कही उन बातों को टिंडल ने सपोर्ट किया। कैसे किया? हम लोग एक घटना पढ़ते हैं, टिंडल इफेक्ट। वो घटना क्या है? वो घटना ये है कि अगर एयर के ऊपर कोई भी लाइट बीम डाली जाती है तो वो लाइट बीम क्या होती है? स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एयर के अंदर क्या मौजूद है? डस्ट पार्टिकल मौजूद। उन डस्ट पार्टिकल से हमारी लाइट बीम टकराती है और स्कैटर्ड, फैल जाती है। दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब इसका यूज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसका यूज ये है, टिंडल ने ये कहा कि अगर हमारी एयर पूरी की पूरी प्योर है, उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल मौजूद नहीं है, कोई भी पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग एजेंट मौजूद नहीं है, और वो एयर अगर किसी मीडिया को जाती है, जैसे ब्रॉड मीडिया या किसी ऐसे मीडिया को जाती है, तो वहां पे जीवन की उत्पत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो एयर गई है, जैसे एकदम ये कहा कि अगर मान लिया आप इस बीकर लेते हैं, इस बीकर में ब्रॉड करते हैं, और इसी वजह से अगर हम कुछ सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दे कि इसके चारों ओर जो एयर हो वो एकदम से प्योर, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की माइक्रोब्स की उत्पत्ति नहीं। लेकिन अगर इसी ब्रॉड को हम एक ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे एयर क्या है? कॉन्टामिनेटेड। अगर एयर कॉन्टामिनेटेड है तो यहाँ पे माइक्रोब्स की उत्पत्ति हो। तो इस तरीके से टिंडल ने पाश्चर के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया।
अब हम आगे डिस्कस करते हैं जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर कहा जाता है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी आर नोन एज जोसेफ लिस्टर। इन्होंने ये कहा कि अगर कहीं पे हमारी बॉडी में कोई कट फिट हो जाए, कोई घाव हो जाता है, वुंड हो जाता है, तो वहां पे जो इंफेक्शन हमारी बॉडी में फैलता है वो क्यों? तो इसलिए क्योंकि एयर के रास्ते या तमाम रास्ते से उसी वुंड पे हमारे माइक्रोब्स क्या करके ग्रो करते हैं और वहीं से वो पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और क्या क्रिएट करते हैं? सेप्सिस। क्या क्रिएट करते हैं? सेप्सिस। उसको खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? एंटीसेप्टिक। जैसे कहीं पे घाव होता है तो डिटॉल से या बीटाडीन से आप उसको धुलते हैं, वो क्या है? एंटीसेप्टिक। सर्जरी में हम बात करें, सर्जरी में पहले कहीं पे घाव होता है तो ड्रेसिंग करते हैं, तो उस पे तमाम बीटाडीन या तमाम चीज लगाते हैं। ऐसा क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक। तो उन एंटीसेप्टिक का रोल सर्जरी में क्या है, इसको डिटेल में बताया किसने? जोसेफ लिस्टर। इनको कहा जाता है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि अगर कहीं कोई ड्रेसिंग किया जा रहा है और जिस चीज पे ड्रेसिंग किया जा रहा है उस पे अगर कार्बोनिक एसिड का मिश्र स्प्रे किया जाए तो वो ड्रेसिंग से काफी हद तक बैक्टीरिया या जल कॉजिंग एजेंट खत्म हो जाए। तो जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि कहीं पे जो घाव होता है तो घाव के बाद शरीर में जो इंफेक्शन फैलता है वो किस वजह से फैलता है? वो माइक्रोब्स की वजह से फैलता है। उन माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए क्या तरीका है कि जहाँ पे घाव हुआ है वहाँ पे ड्रेसिंग से पहले एंटीसेप्टिक का यूज किया जाए, जैसे कि बीटाडीन हो गया, तमाम में। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे ही सारी की सारी मेडिकल साइंस आज की डेट में टिकी। रॉबर्ट कॉच ने क्या दिया? रॉबर्ट कॉच ने कहा जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। कॉच पॉस्टुलेट या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ये क्या है? रॉबर्ट कॉच का ये कहना है कि अगर आपके शरीर में कहीं कोई बीमारी हुई है तो इस बीमारी को इंड्यूस करने के लिए, पैदा करने के लिए कोई ना कोई एक स्पेसिफिक जर्म, जैसे किसी को कॉलरा हो गया, कैसे होगा? कॉलरा का बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरा। किसी को एमसेक्स की बीमारी हो गई, इससे बैसिलस एमसेक्स। किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया तो कौन सा? वेरियोला वायरस। चिकन पॉक्स हो गया तो वेरिसेला वायरस। इनका ये कहना था कि अगर इंसान के शरीर में कोई बीमारी हुई है तो उस बीमारी को कॉज करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक एजेंट होता है, जिसका नाम है जर्म। इसी को क्या कहते हैं? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। और डिटेल में जाए तो रॉबर्ट कॉच का ये कहना था अगर हमारे पास स्पेसिफिक टेक्निक्स हो तो हम उस पॉजिटिव एजेंट को, उस बैक्टीरिया को या उस वायरस को हम प्रॉपर्ली आइसोलेट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्पेसिफिक टेक्निक्स हो तो वह जर्म, बैक्टीरिया या वायरस जो भी है उसको हम प्रॉपर्ली आइसोलेट भी कर सकते हैं। इट्स नोन एज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। आज की डेट में जो आपका मेडिकल साइंस है वो इसी पे बेस्ड है।
जर्नफिलिया डिजीज। अब इन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या किया? एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये किया कि मान लिया एक शीप है, उसको एंथ्रेक्स हुआ, एंथ्रेक्स की वजह से उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद हमने उसको उसके बॉडी से ब्लड को निकाला। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, ब्लड को निकाला, ब्लड में माइक्रोब्स या जर्म मौजूद है, इसको इन्होंने कल्चर मीडिया में डाला। कल्चर मीडिया में डालने के बाद उस पूरे के पूरे सैंपल को किसी एक हेल्दी एक्सपेरिमेंटल एनिमल लाइक माइस उसमें इनको इंसर्ट कर दिया, डाल दिया। डालने के बाद क्या देख रहे हैं? डालने के बाद ये देख रहे हैं कि जो सिम्टम भेड़ में थे वही सिम्टम उस एक्सपेरिमेंट एनिमल में पैदा हो गए और वो एक्सपेरिमेंट एनिमल की डेथ हो गई। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चल रहा है कि सीप में जो भी जर्म था वही जर्म फर्दर इंफेक्शन किया किसमें? एक्सपेरिमेंट एनिमल में, और उसकी भी डेथ हो गई। यानी कि दोनों डेथ का कॉन्सेप्ट क्या है? एक सिंगल जर्नफिलिया डिजीज। अब इस जर्नफिलिया डिजीज को भी कई बार चैलेंज किया जाता है, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर ऐसा आज की डेट में, जैसे हम अपनी बात करें आज के समय में इन्फेक्शन, जैसे कोविड की बात, कोविड का सेशन चल रहा है आपके समय में, तो अगर हम कोविड की बात करते हैं तो कोरोना का इन्फेक्शन 100 लोगों में हो रहा है, 100 लोगों में 80 लोगों को वो मालूम भी नहीं होता और अपने आप चला जा रहा है। 2% या 1% की डेथ हो रही है, 70-80% रिकवर कर जा रहे हैं। यानी कि क्या, वो डिजीज, उस इन्फेक्शन का कारण तो आपका है कोविड, लेकिन वो सब में डेडली ही होगा, सब में उतना ही घातक होगा, ये कोई जरूरी नहीं। ये काफी हद तक डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी पे। फिलहाल इस चीज को और डिटेल में, कई ऐसी डिजीज हैं, कई ऐसी रहस्यमयी बीमारियां हैं जिनको अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो कभी कभी थोड़ा सा वेरिएशन भी आता है रिगार्डिंग जर्नफिलिया डिजीज। तो ये तो हो गया एक हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का। इतना सब पढ़ने का मकसद क्या है? इतना सब फार्मेसी में ये मीट के सोल में और इसका हंस की गर्दन का क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को बनाएंगे, उनकी स्टडी करेंगे। जैसे मान लिया आपने बहुत बार आप लोग सुनते होंगे कि कोई फार्मास्यूटिकल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जैसे हॉस्पिटल में आँख का अस्पताल है, वहाँ आँख का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद कई लोगों की आँख चली। ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर ने आँख छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। क्या है कि हो सकता है जो प्रिपरेशन यूज किया जा रहा है वो प्रिपरेशन प्रॉपर्ली स्टरलाइज ना हुआ, रिंगर लैक्टेट यूज किया जा रहा है, तमाम चीज़ों की यूज की जा रही है। जैसे लेंस, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, लेंस को प्रेस किया जाता है, प्रेस करने में आरएल का यूज किया जाता है। अगर वो आरएल आपका प्रॉपर्ली स्टरलाइज नहीं है तो क्या होगा? आगे चल के बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इन चीज़ों को पढ़ने का, माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ने का मकसद फार्मेसी में क्या है कि जो भी हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाते हैं वो सारे के सारे हमारे माइक्रोब्स भी हों, खासतौर पर पैरेंटल प्रिपरेशन
माइक्रोस्कोपी हो, ताकि ऐसा ना हो कि हम दवा दे रहे हैं, उस दवा के रास्ते कोई पैथोजन शरीर के अंदर पहुंच रहा है। वनस्पति पेशेंट को फायदा होने के उसको नुकसान होगा। इसके अलावा तमाम मेथड्स आप इस आजकल आप लोग बार बार हैंड सैनिटाइजर और ये तमाम चीजों के बारे में सुनते हैं, उनको कैसे बनाया जाएगा, इंडस्ट्रियल लेवल पे हम तमाम एल्कोहलिक प्रिपरेशन को कैसे बनाएंगे, उसमें माइक्रोब का क्या यूज है, तमाम वैक्सीन को, तमाम सीरा को, विटामिन्स को बनाने में माइक्रोब का यूज किया जाता है। तो इन चीजों को पढ़ने के लिए हमें माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, इसलिए इन चीजों का एक ओवरव्यू दिया गया। अब हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं, तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब इसका स्कोप क्या है, माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या क्या हो सकता है। तो स्कोप आप अगर हम प्रॉपर्ली माइक्रोस्कोप या माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ें, माइक्रोबायोलॉजी का एक डिटेल आइडिया हमारे पास हो, तो मेडिकल साइंस में जितनी भी डिजीज हो रही हैं वो किस पॉजिटिव एजेंट से हो रही हैं, उस पॉजिटिव एजेंट को आइडेंटिफाई करना, उसकी लाइफ साइकिल को पता करना और उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना। ये इसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल स्कोप भी इसका माइक्रोबायोलॉजी का तमाम आपके एल्कोहलिक प्रिपरेशन है, वैक्सीन हैं, सीरा हैं और विटामिन हैं, इनके प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स का काफी यूज होता है। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें भी आपका किसका यूज होता है, इसमें भी आपका माइक्रोब का यूज किया जाता है। कैसे, कि ऐसे कि जैसे ह्यूमन पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में आपको ऐसी सेल्स होंगी जो क्या बनाती हैं, इंसुलिन। कौन सी सेल्स होती है, बीटा सेल, तो क्या बनाती है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन, इसका नेचर कैसा है, प्रोटीन। कैसा है, प्रोटीन है। इंसुलिन हार्मोन कैसा है, प्रोटीन। इस इंसुलिन हार्मोन को बनाने के लिए इंसान की सेल में जो डीएनए है, उस डीएनए पे कोई स्पेसिफिक कोड होता होगा, उसी कोड से आपका क्या बनता है, इंसुलिन प्रोटीन। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या यूज करते हैं, ये हम लोग को आगे पढ़ना है, लेकिन एक हल्का सा ओवरव्यू। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या है कि जैसे हमने कोई बैक्टीरिया लिया, कौन सा बैक्टीरिया, इकोलाई। इकोलाई जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के डीएनए हमने इंसुलिन प्रोटीन या इंसुलिन हार्मोन को बनाने वाला जो कोड है, उस कोड को, उस डीएनए के टुकड़े को यहाँ इंसर्ट कर दिया, लगा किसी तरीके से। अब केवल कहना आसान है, बाकी रिस्ट्रिक्शन इन दोनों के लिए तमाम एंजाइम के आगे वो आगे बढ़ती बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन हमने यहाँ लगा दिया। तो पहले कॉम्बिनेशन कुछ और था, अब कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, इसे हमने क्या नाम दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने कल्चर कराया इस बैक्टीरिया को, तो क्या होगा, इस बैक्टीरिया में डीएनए का वो टुकड़ा है जो क्या बना सकता है, इंसुलिन। जब कल्चर करेंगे तो ये बैक्टीरिया क्या बनाएगा, इंसुलिन। उस इंसुलिन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसे क्या नाम दिया जाएगा, ह्यूमनिन। ह्यूमनिन मतलब क्या, ह्यूमन इंसुलिन, जो कि आज हम यूज करते हैं, वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने का यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में।
और कहाँ यूज हो सकता है? तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आज की डेट में एक चीज और आता है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये क्या है? जैसे एक सिंपल एक माइक्रोब, एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का तो एक अपना डीएनए होगा, जो कोर डीएनए या मेन डीएनए। इसके अलावा बैक्टीरिया में एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा और मौजूद होता है, इसे हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को और क्या नाम देते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। जब हम किसी बीमारी को खत्म करने के लिए कोई मेडिसिन यूज करते हैं, तो वो मेडिसिन जाकर के हमारे बैक्टीरिया को किल करता है। बहुत सारे तौर तरीके हैं किल करने के। सेल वॉल को डैमेज करेगा, डीएनए पे नुकसान पहुंचाएगा, जो भी। लेकिन ये देखा जाता है कि काफी समय बाद वही दवा उसी बीमारी पे काम करना बंद कर देती। काम करना बंद क्यों कर देती है? काम करना बंद कर देती है इसकी वजह से, ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर ऐसे कोड मौजूद होते हैं, डीएनए के ऐसे कोड मौजूद होते हैं कि वो कुछ ऐसी प्रोटीन को बनाना शुरू कर देते हैं कि उन प्रोटीन की वजह से वो दवा उस बैक्टीरिया को मार नहीं पाती। यानी कि प्लाज्मिड का रोल कहाँ है? माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो अगर हमें माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की स्टडी करनी है तो बैक्टीरिया की स्टडी करनी है। बैक्टीरिया की स्टडी कहाँ से करेंगे? माइक्रोबियल माइक्रोबायोलॉजी। यानी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, इंडस्ट्रियल लेवल पे और तमाम जगहों पे माइक्रोबायोलॉजी का इसका यूज कई है। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब इसको एक डिटेल स्टडी हम लोग कर लेंगे अभी। अभी तक जो टॉपिक पढ़ाया उसमें पहला टॉपिक क्या क्या था? शुरुआत से पहले हमने क्या कहा? पहले हमने ये कहा कि माइक्रोबायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नंगी आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखलाई पड़ते हैं, उनकी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी। इसमें बैक्टीरिया की स्टडी, वायरस की स्टडी, फंजाई की स्टडी, ब्लू ग्रीन एल्गी की स्टडी, ये सब किसमें आएगा? माइक्रोबायोलॉजी में। फिर हमने आपको बताया कि माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या क्या है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले कि माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत हमने अभी स्टडी किया कहाँ से? एरिस्टोटल से। एरिस्टोटल हमने क्या पढ़ा? एरिस्टोटल एक ऐसे दार्शनिक थे, दार्शनिक, जिन्होंने एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जीवन की उत्पत्ति स्वतः अपने आप ही हो गई है, उसके लिए किसी और जीव की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले के समय में हम कीट पतंगों की रिप्रोडक्टिव साइकिल को नहीं जानते थे। हम रैट, माइस, ह्यूमन की रिप्रोडक्टिव साइकिल को जानते थे, लेकिन कीट पतंगों की साइकिल को नहीं जानते थे। हम देखते थे कि कहीं पे मॉइस्चर है, कहीं पे कुछ गंदगी पड़ी हुई है, तो कुछ समय के बाद वहाँ कीट पतंगे अपने आप पैदा हो गए। तो लोग ये मानते थे कि चीजें अपने आप पैदा हो जाती हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस। फिर
हमने अभी पढ़ा कि उस एबायोजेंसिस को काउंटर करने के लिए, उसका अपोज करने के लिए सबसे पहले अपना स्पोरेडिक एक्सपेरिमेंट ने 3 जार लिया, एक जार को खुला छोड़ा, एक को पैक किया, एक के ऊपर कपड़ा लगा दिया। फिर हमने देखा स्पेरेंजी का एक्सपेरिमेंट, फिर हमने देखा पाश्चर का एक्सपेरिमेंट, पाश्चर ने स्वान नेक किया, और फिर हमने देखा जोसेफ लिस्टर के बारे में, रॉबर्ट काज के बारे में, ये तमाम। तो इन चीजों के बाद अब हम सीधे चलते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स इंट्रोडक्शन, जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। साइंस में किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए टर्म। कहीं भी कोई चीज लगा हो कैरियो, कैरियो का मतलब कि कहीं ना कहीं फोकस है किस पे, न्यूक्लियस। कैरियो इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। प्रोकैरियो, प्रो मतलब क्या, पहले, मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, या वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस के पहले के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। और जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस को हम क्या नाम देते हैं, यूकैरियोट्स। अब ये वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और ये अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, जैसे हम लोग सिंपल सा फोन यूज करते हैं, तो शुरुआत में आपका टेलीफोन चलता था, फिर एक छोटा सिंपल फोन आया, फिर आज के डेट में क्या स्मार्टफोन आ गया। मतलब एक इवोल्यूशन का, एक मॉडिफिकेशन का क्रम चला। पहले बहुत टेलीफोन, फिर आपका छोटे छोटे फोन, स्मार्टफोन नहीं, कीपैड, फिर आपके क्या स्मार्टफोन है। ऐसे ही जब धरती पे जीवन की उत्पत्ति हुई, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है AI ओपेरेन हाइपोथेसिस। ओपेरेन हाइपोथेसिस क्या है कि धरती पहले आपका गोला था, फिर बारिश होती थी, फिर ठंडा होता गया, महासागर बने, बिजली चमकी, तमाम केमिकल रिएक्शन हुआ, फिर उसमें कोसर्वेट्स पैदा हुए, फिर न्यूक्लिक एसिड पैदा हुआ, अमीनो एसिड पैदा हुए, फिर ये आपस में मिलते गए, फिर वायरस की उत्पत्ति हुई, फिर उनका इवोल्यूशन हुआ, बैक्टीरिया, तमाम चीज, फिर बैक्टीरिया, फिर उससे और आगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, ह्यूमन बीइंग्स, इस तरीके एक इवोल्यूशन का क्रम। तो सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को नाम और क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। इनको हम कंसीडर करते हैं किसमें, प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में आपके आगे मॉडर्न सेल्स ना कहे, जो भी आपके एनिमल सेल्स हैं, प्लांट सेल हैं, ये सब आपके इसमें आते हैं यूकैरियोट। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट।